अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चूज वाइजली विद ज़ैन। आज मैं जिस एलईडी का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो TCL का C825 सीरीज़ है, जिसके दो मॉडल्स होंगे 55 इंच और 65 इंच। दोनों मॉडल्स को मैं इसी एक वीडियो के अंदर समराइज़ कर दूंगा। इनके अंदर सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है तीन चीज़ों के अंदर, चार चीज़ों के अंदर, जो कि आपको मैं बता दूंगा। और साथ ही में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एलईडी आपको फिट आती है या नहीं। फिर चाहे आप इसको गेमिंग पर्सपेक्टिव के लिए खरीदना चाह रहे हो, या चाहे आप इसको टॉप नॉच एलईडी समझ के लेना चाह रहे हो, या चाहे आप इसको OLED के साथ कंपेयर करना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी। और साथ ही में ये भी डिस्कस होगा कि क्या ये एलईडी अपनी प्राइस रेंज को जस्टिफाई करती है, या हमें किसी और ब्रांड की तरफ तो नहीं जाना चाहिए। इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो सारी इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी। मैं कोशिश करता हूं कि आपको कोई भी प्रोडक्ट का अगर मैं रिव्यू करूं तो वो बिल्कुल 110% बताऊं, और ऐसे मैं बताना चाहूं कि वो मैंने खुद लेनी है। उसके हर प्रोज एंड कॉन्स को डीपली स्टडी करूं, हर प्रोज एंड कॉन्स को, और उसे डीपली आपकी तरफ पहुंचाऊं, ताकि अगर आप मेरी वीडियो देख के कोई भी प्रोडक्ट लें तो आपका बिल्कुल भी नुकसान ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। इस एलईडी का जो टॉप नॉच फीचर है वो इसका मिनी एलईडी है। मिनी एलईडी का मतलब क्या है कि एक एलईडी की बैक साइड के ऊपर जो सी छोटी छोटी एलईडीज लगाई गई हैं उसे और मजीद छोटा कर दिया गया है। आम रूटीन में अगर एक पैनल के अंदर 40 से 50 एलईडीज लगाई गई होती हैं, तो इसके 55 इंच पैनल के अंदर 128 मिनी एलईडीज लगाई गई हैं, और इसके 65 इंच पैनल के अंदर 160 मिनी एलईडीज लगाई गई हैं, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे काम करती हैं। जहां पर ब्राइटन पार्ट चाहिए होता है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा ग्लेयर चाहिए होता है, वहां पर ये लाइट अपनी ज़्यादा उमिट करती हैं। जहां पर डार्कन पार्ट चाहिए होता है, जो ब्लैक एरियाज होते हैं, वहां पर ये लाइट अपनी बिल्कुल बंद कर देती हैं। इसी तरह ये डिफरेंट डिमिंग जोन्स के अंदर ये काम करती हैं, जो इस एलईडी को टॉप नॉच बनाता है और इस एलईडी को OLED टेक्नोलॉजी के काफ़ी करीब तरीन लेके जाता है। बट OLED का कोई मुकाबला नहीं है। OLED की करीब तरीन टेक्नोलॉजी है, सुपीरियर QLED मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी है। इसी के ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा पैसे इसी बात की वजह से लिए हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइफ लाइक व्यू ज्यादा दिखा पाती है, क्योंकि ये कंट्रास्ट सबसे ज्यादा अच्छा दिखा पाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी रेजोल्यूशन के बारे में। ये 4K एलईडी है, जो कि HD का 4 गुना है। अगर एक सिंपल HD एलईडी 1080 मल्टीप्लाई बाई 720 की हो, उसको मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो ये तब जाके 4K एलईडी बनती है। अगर इसकी पिक्सल डेंसिटी की हम बात करें, आपको 55 इंच एलईडी के अंदर 80 पिक्सल पर इंटेंसिटी मिलेगी। दूसरी साइड पे अगर हम 65 इंच मॉडल के साथ इसको कंपेयर करें, 65 इंच मॉडल की पिक्सल पर इंटेंसिटी वो 68% है। अगर हम डिस्प्ले एरिया की बात करें तो 55 इंच एरिया 89.43% है, जबकि 65 इंच एलईडी का डिस्प्ले एरिया 89.9% मिलता है। ये 10 बिट कलर सपोर्ट करता है विद FRC। FRC क्या होता है? FRC फ्रेम रेट कंट्रोल होता है, जो कि 10 बिट को मजीद इन्हेंस करता है। ब्राइटनेस किसी भी एलईडी को लेते वक्त उसका सबसे मेन पार्ट होता है। जब भी आपने कोई भी एलईडी परचेज करनी है, ख्वाह वो TCL की हो, ख्वाह सोनी की, सैमसंग की, या किसी दूसरे ब्रांड की, तो आपने ये लाजमी देखना है कि उसकी पीक ब्राइटनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, इस पैनल की जो पीक ब्राइटनेस TCL ने बताई है वो 500 निट्स की बताई है, जबकि इसे जब मेजर किया गया तो इसके 100% पैनल के ऊपर जो 5% से 25% के एरिया तक इसने अपनी पीक ब्राइटनेस 1000 प्लस से भी ज्यादा शो की है। तो दैट एक मूवी चल रही है अवेंजर्स की सीरीज चल रही है, जहाँ पे बम धमाके इधर से आ रहे हैं, मिसाइल्स इधर से आ रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा रिच कलर्स में होते हैं। वो 10% 5% एरिया बिल्कुल ऐसे रिच एक्सप्लॉइड होता है। तो उसके लिए ये एलईडी वन ऑफ द टॉप नॉच एलईडी, जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। स्किन टोन की बात करें तो स्किन टोन ब्राइटनेस के अंदर इसके काफी ज्यादा रियलिस्टिक नजर आते हैं, नेचुरल नजर आते हैं, बट स्लाइट से येलो शेड के अंदर आते हैं। और इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का मोशन एस्टिमेशन, मोशन सर्टिफिकेशन, रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो कि वीडियो को, गेम को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देता है, जिसके साथ आपको VRR की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। गेमर्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही में अगर आप वो बंदा हैं जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूवीज़, एक्शन मूवीज़ लाइक अवेंजर्स, लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़, इस जैसी मूवीज़ देखता रहता है, तो उसके अंदर आपको कोई भी मोशन ब्लर नहीं नज़र आएगा। उसकी मैक्सिमम पिक्चर क्लैरिटी, मैक्सिमम पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके साथ आपको VRR भी मिल रहा है। VRR क्या करता है कि जितने भी पिक्चर के अंदर बग्स हैं, क्लैटर हैं, जितने भी टेयर्स आ रहे हैं, उनको वो रिमूव करता है और उसे मैक्सिमम स्मूथ बना
और साथ ही में इसके अंदर आपको ऑटो लो लेटेंसी का भी मोड मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है गेमर्स के लिए। अगर ओवरऑल गेमर्स की अब बात हो ही गई है तो ये बेसिकली गेमर्स, प्रो लेवल गेमर्स के लिए नहीं है। TCL ने एडवर्टीजमेंट में बहुत कुछ कहा है कि ये गेमर्स के लिए बना है, गेमर्स के लिए, बट नो डाउट इसकी स्पीड बहुत आउट क्लास है, नो डाउट ये लैग नहीं करता, बट ये जस्ट मीडियम टू मीडियम हाई एंड गेमर्स कह सकते हैं उनके लिए बना हुआ है, बट प्रो लेवल गेमर्स के लिए ये टीवी नहीं बना। अगर प्रो लेवल गेमर ने इसके अपनी गेमिंग के लिए, गेमिंग पर्सपेक्टिव के लिए लेना है तो आई विल सजेस्ट दैट कि आप इससे भी बेहतर कोई और देख लें। उसके बाद अगर हम इसकी कंट्रास्ट रेशो की बात करें तो आपको 55 इंच मॉडल के अंदर 5000:1 का कंट्रास्ट मिलता है, और सेकेंडली आपको 65 इंच मॉडल के अंदर 6000:1 का कंट्रास्ट मिलता है। इसका कंट्रास्ट मुझे आउट क्लास लगा है। रिमेंबर दैट कि ये एक मिनी एलईडी है, तो ये एक एलईडी की सबसे ख़ास बात होती है कि उसकी पीक ब्राइटनेस सबसे अच्छी हो और साथ में उसका कलर कंट्रास्ट सबसे अच्छा हो। जितनी एलईडी का कलर कंट्रास्ट जितना अच्छा होगा वो आपको एक लाइफ व्यू देगा, वो आपको एक टॉप नॉच एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर TCL ने AIPQ का इंजन लगाया है, और TCL का ये कहना है कि ये प्रोसेसर ऑटोमेटिकली वीडियोस को अपस्केल कर देता है। अपस्केल करने का मकसद क्या है कि वीडियो को ज़्यादा उसके कलर्स को इन्हेंस कर देता है, उसके मोशन को ज़्यादा क्लियर बना देता है, उसके ब्लर एरियाज़ को रिमूव करता है और लाइफ व्यू देता है। उसे पिक्चर को अपस्केल कर देता है। HD है तो उससे क्लोज टू फुल HD लेके जाता है, फुल HD है तो उससे भी नेक्स्ट लेवल लेकर जाता है। बट ये कहना बिल्कुल गलत है कि फुल HD को 4K और इस तरह अपस्केल, लेकिन ये है कि ये आपकी केबल, एंटीना और जितने भी नॉर्मल स्टैंडर्ड डेफिनेशन की रेजोल्यूशंस हैं, हाई डेफिनेशन की रेजोल्यूशन है, उसके अंदर वाज़ेह फ़र्क देखा गया है। साथ ही में इसके अंदर आपको CPU Cortex A73 का मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इसे बना देता है, जो कि 4 कोर्स के ऊपर काम करता है। और इसके प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी 1600 फ्रीक्वेंसी है। चेसी नंबर सिस्टम ऑन चिप MediaTek का MT9615 इसके अंदर लगाया गया है। SoC बेसिकली एक पूरा मदरबोर्ड होता है जिसके अंदर प्रोसेसर भी लगता है, जिसके अंदर रैम भी लगती है, जिसके अंदर सारे कंपोनेंट इकट्ठे किए जाते हैं, उसको चेसी नंबर या उसको SoC भी कहते हैं। उसके बाद इस SoC के अंदर 3GB DDR4 की रैम लगाई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही में इसके अंदर आपको Android R की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, जिसे Android 11 कहते हैं, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है LEDs का। अब बात कर लेते हैं इसका टॉप हाईलाइट फीचर, जो कि इसका कैमरा है, मैग्नेट कैमरा, जो LED के ऊपर प्लेस किया जाता है। ये मैग्नेट कैमरा 1980 मल्टीप्लाई बाय 1080 रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसे फुल HD रेजोल्यूशन कहा जाता है, और इसके ये 2.07 मेगापिक्सल्स प्रोवाइड करता है। 2.07 मेगापिक्सल, उससे आप जितना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतना ही है, बट ये है कि ये वो वाला नहीं है जो मोबाइल जैसा कि बता देते हैं कि 48 मेगापिक्सल, जबकि उसकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा फेड आती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लरी आती हैं। इस कैमरे के साथ आप मीटिंग्स ज्वाइन कर सकते हैं गूगल डुओ के थ्रू, और साथ में जूम एप्लीकेशन के भी थ्रू। ये 2 एप्लीकेशन के थ्रू आप मीटिंग्स भी अटेंड कर सकते हैं, और सेकेंडली इसके थ्रू आप अपनी रैंडम पिक्चर्स भी कैप्चर कर सकते हैं, वो भी एक गेस्चर के थ्रू। सपोज दैट अगर आप टीवी के आगे विक्ट्री का साइन करते हैं कैमरे के आगे, तो ये आपकी पिक्चर कैप्चर कर लेगा, और साथ ही में जो सी ये पिक्चर आपके स्टोर करेगा गैलरी के अंदर, वो उन गैलरी की पिक्चर्स को आप एज ए स्क्रीन सेवर भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि Android 11 की सपोर्ट के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड आपको Netflix और YouTube और भी चंद एप्लीकेशन इसके साथ मिल जाएंगी, और साथ में आपको ऐप लाइब्रेरी भी दी जाएगी। उस ऐप लाइब्रेरी के थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन को एक्सेस करके अपनी मर्जी की एप्लीकेशन अपनी नीड के मुताबिक डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी कनेक्टिविटी साइड की बात करें तो इसके अंदर आपको HDMI की 4 पोर्ट्स मिल जाएंगी। 4 पोर्ट्स के अंदर आपको 2.0 की 2 पोर्ट्स मिलेंगी, 2.1 की 2 पोर्ट्स मिलेंगी, साथ आपको एक केबल पोर्ट मिल जाएगी, केबल एंटीना पोर्ट मिल जाएगी, 3.5 mm जैक की पोर्ट मिल जाएगी, और इसके अलावा लैन पोर्ट मिल जाएगी। बाकी पूरी कनेक्टिविटी की जो सी लिस्ट है वो मैं लेफ्ट साइड पे अपनी लगा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन से हाई डायनेमिक रेंज डाले गए हैं। इसकी सबसे जो सी खास बात और सबसे अच्छी बात मुझे लगी है, इसके अंदर HDR भी आपको मिलता है, इसके अंदर आपको HDR10+ भी मिलता है, इसके अंदर आपको डॉल्बी विजन भी मिलता है, और इसके अंदर आपको डॉल्बी विजन IQ भी मिलता है। और आई एम वेरी सरप्राइज्ड
कि इसके अंदर सारे ही आपको HDR मिलते हैं। ये बेसिकली करते क्या हैं, ये एक प्रीसेट्स होते हैं, ये एक फ्रेम्स होते हैं। इसके लिए मैंने एक अपनी सेपरेट अलग वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो देखनी है कि कोई भी अगर आपने LED बाय करना चाहते हैं 32-40 इंच की, 43 इंच की या किसी भी साइज़ की, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो मैं लेफ़्ट साइड पे डाल देता हूँ, काइंडली आप उसे देख सकते हैं। अब ये फंक्शन बेसिकली करते क्या हैं कि ये एक प्रीसेट्स की तरह काम करते हैं। अगर आपका एक टीवी के ऊपर सपोज दैट एक फ़ाइल है, उसके ऊपर आप HDR इनेबल करेंगे तो फाइल के कलर इन्हेंस हो जाएंगे, उसका कंट्रास्ट इन्हेंस हो जाएगा, उसकी क्लैरिटी इन्हेंस हो जाएगी, वो हाई डायनामिक रेंज एक पूरी फाइल के ऊपर प्रीसेट के ऊपर जो उनसे है ना वो लग जाएगा। सेकेंडली अगर हम HDR10+ की बात करें तो HDR10+ HDR से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है, उससे 4 गुना ज़्यादा ऊपर होता है। वो 4 गुना ज़्यादा जो उनसे है ना स्केल को अपग्रेड कर देता है। HDR10 जो कि एक पूरे प्रीसेट के ऊपर एक बार अप्लाई हो जाता है। दूसरा HDR10+ जो उनसे हर फ्रेम के ऊपर, हर फ्रेम की नीड के ऊपर जहाँ जहाँ उसने अप्लाई होना है, जो हिस्सा उसने ब्राइट करना है उसे ब्राइट कर देगा, जो उसने डिम करना है उसने और डिम कर देगा, एक लाइफ व्यू दे देगा। और इसके अंदर डॉल्बी विजन जो कि आउट क्लास ट्रीमेंडस है, वो इन दोनों से ऊपर है। डॉल्बी विजन के स्पोर्ट्स जो एक ओवरऑल पिक्चर को एक्सट्रीम लेवल का इन्हेंस कर देती है। अगर आप एक काफ़ी ज़्यादा नेटफ्लिक्स को यूज़ करते हैं और नेटफ्लिक्स इंजॉय करना चाहते हैं डॉल्बी विजन के साथ, तो जो कंटेंट डॉल्बी विजन की सपोर्ट करता है नेटफ्लिक्स के ऊपर, आप उसको इंजॉय कर सकते हैं और एक लाइफ व्यू हासिल कर सकते हैं और मज़े ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ में। इसकी सबसे जो उनसी खास बात है, इसके अंदर डॉल्बी विजन IQ की भी सपोर्ट है। डॉल्बी विजन IQ क्या करता है कि आपकी रूम की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी LED की लाइट कम या ज़्यादा कर देता है। सपोज दैट अगर आप डार्क इन्वायरमेंट के अंदर अपनी कोई भी मूवी देख रहे हैं तो उसके अंदर डार्क, चूँकि कमरा पूरा डार्क होगा और डॉल्बी विजन IQ कमरे की डार्कनेस को जज कर लेगा, और जो जितने भी एरियाज़ हैं जो सुपर डुपर ब्राइट एरियाज़ हैं, जैसे कि अगर पिक्चर के अंदर मून आ गया, जैसे कि अंदर पिक्चर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ग्लेयर चीज़ आ गई है, तो उसकी ब्राइटनेस को ये कम कर देगा कमरे की डार्कनेस के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से अगर ब्राइटनेस ओवरऑल रूम की ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ये उसको ज़्यादा कर देगा। अगर हम इसकी साउंड वाली साइड पे बात करें तो इसके साथ आपको प्री सेटल्ड साउंड बार देखने को मिल जाता है, जो कि 55 इंच के मॉडल के अंदर फ्रंट फायरिंग स्पीकर दोनों के सेम है। 55 इंच और 65 इंच दोनों के स्पीकर्स 15-15 वाट के दो लगाए गए हैं, जबकि बैक जो इसका सब वूफर है 55 इंच LED के अंदर, वो सब वूफर आपको 20 वाट का मिलता है और 65 इंच LED के अंदर वो वाला सब वूफर आपको 30 वाट का देखने को मिलता है। अगर हम इसका नॉर्मल एनवायरनमेंट में चेक करें, सपोज दैट अगर आप 20x20 के रूम में हैं तो इट्स इनफ फॉर यू। अदर देन दैट अगर आप इसको नॉर्मल वे में अगर आप इसको देखें तो बहुत अच्छा साउंड आपको मिलेगा। अगर आप एक प्रो लेवल का साउंड चाहते हैं तो वो आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको होम थिएटर ही लेना पड़ेगा। प्रो लेवल का मीन के प्रो लेवल ही है, ये नहीं है कि जो बंदा ये काम थोड़ा बहुत भी शौकीन रखता है म्यूज़िक का वो तो इससे हो जाएगा, लेकिन एज ए स्टूडियो जो बंदे स्टूडियो चलाते हैं या जिनका काम ही ऑडियो के रिलेटेड है, तो उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल है इसके साथ सरवाइव करना। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम इसको कंपेयर करें किसी भी और मॉडल के साथ, सैमसंग के या सोनी के, यूजुअली सोनी का जैसे X90J सीरीज़ है जो कि 3 लाख रुपए की LED है, उसके अंदर भी आपको 10-10 वाट के 2 स्पीकर मिलते हैं। साउंड सिस्टम इसके अंदर चूँकि आपको प्री बिल्ट साउंड बार आपको मिल रहा है, प्री सेटल साउंड बार मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी ऑप्शन है और इसको काफ़ी कैची बनाती है इस LED को परचेज़ करने के अंदर। वैसे किसी भी LED को मैं पहले भी कहता आया हूँ कि साउंड को मद्देनज़र रख के LED को परचेज़ नहीं किया जाता, क्योंकि LED के साउंड को आप किसी भी तरह इन्हेंस कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी आप साउंड थिएटर लगा के, साउंड बार लगा के, लेकिन LED की ब्राइटनेस को, LED के कंट्रास्ट को, LED के मोशन को, क्लैरिटी को आप किसी भी तरीके से इन्हेंस नहीं कर सकते। हम बात कर रहे थे इसके साथ आपको साउंड बार की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें आपको IMAX इन्हेंस सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और साथ में आपको इसके डॉल्बी एटम्स की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। एक और फीचर की हम अगर इसमें बात करें तो इसमें आपको मल्टी विजुअल की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। ये बेसिकली क्रोम कास्ट है, क्रोम मिरर है, जो कि आप अपने मोबाइल के साथ LED को अटैच कर देते हैं और जो फंक्शन आप मोबाइल के ऊपर परफॉर्म करते हैं वो एज इट इज़ LED के ऊपर दिखता है। अब मल्टी विजुअल्स का मतलब है कि 2 डिवाइस में मेन वाइल आप अटैच कर सकते हैं एट अ टाइम। अगर आप 2 फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं
एक साइड पे अगर आप फैमिली मूवीज़ लगाना चाह रहे हैं या फैमिली पिक्चर्स लगाना चाह रहे हैं और दूसरी साइड पे आप कोई गेम खेलना चाह रहे हैं, तो वो दोनों फंक्शन ज़ाहिर बात है दोनों डिवाइसेस के साथ इकट्ठे एक ही टीवी के ऊपर एट अ टाइम परफॉर्म किए जा सकते हैं। और साथ ही में टीसीएल ने अपने सेफ्टी गार्ड फीचर्स को बड़ा हाईलाइट किया है। ये बेसिकली एक फीचर है जो आपकी कैशे मेमोरी को इरेज करता रहता है और आपकी थर्ड पार्टी ऐप्स को फर्दर चेक भी करता रहता है। और साथ ही में इसमें आपको गूगल असिस्टेंट की भी सपोर्ट मिल जाती है। गूगल असिस्टेंट बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, और जिनको पता है तो उन्हें रिमाइंड करवा दूं कि ये बेसिकली रिमोट के ऊपर एक बटन दिया गया होता है। उस बटन को दबा के आपने वॉइस के थ्रू अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस के थ्रू आप उसके चैनल चेंज कर सकते हैं, आप उसका कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ख्वाह वो नेटफ्लिक्स के ऊपर है, ख्वाह वो यूट्यूब के ऊपर है। आप फुली कमांड के थ्रू अपना टीवी ऑपरेट कर सकते हैं और साथ ही में आप फ्री हैंड्स टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हम कॉन्स की बात करें तो इसकी साइड पे जो कि सबसे ज़्यादा देखा गया जाने वाला कॉन ये है कि इसका जो सा गूगल असिस्टेंट वाला फंक्शन है वो 100% वर्क नहीं करता। हाँ, वर्क करता है तो बहुत इजी वे में करता है, और जब ये लैग करता है तो काफ़ी शाउट होके काफ़ी लाउडली आपको बोलना पड़ता है, तब भी जाके ये किसी टाइम काम नहीं करता। एक तो सबसे बड़ा ये कौन है। उसी तरीके से फ्री हैंड्स जो सा वॉइस कंट्रोल वाला फंक्शन है वो भी इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अगर दूसरे नंबर पे इसके कौन की बात करें तो इसके सॉफ्टवेयर वाली साइड पे चंद बग्स देखने को मिले हैं कि समटाइम्स एप्लीकेशन ये ओपन नहीं की इसने, और इसकी सेटिंग जो सी है वो रीस्टार्ट करनी पड़ी है, फैक्ट्री रीसेट करना पड़ा है, तो तब जाके ये टीवी ठीक हुआ है। होप सो कि टीसीएल इसे नेक्स्ट अपडेट पे ये क्लियर कर दे। HDMI 2.1 की 2 पोर्ट सफिशिएंट नहीं है, वो ज़्यादा होनी चाहिए थी। और सेकेंडली अगर हम इसकी ओवरऑल समराइज करें, इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये जस्टिफाई है, तो मेरे हिसाब से प्राइस के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल जस्टिफाई है। क्यों? क्योंकि आपको सोनी की या सैमसंग की तरफ से जो मिनी एलईडीज़ देखने को मिल जाती हैं उनकी प्राइस इससे काफ़ी ज़्यादा हैं, और जबकि इसके अंदर आपको साउंड बार की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, और भी जो सा है, और इसके अंदर आपको अच्छा प्रोसेसर, और उसके अंदर कहीं भी मैंने परफॉर्मेंस वाली साइड पे कोई भी बग नहीं देखा। लेकिन जो सा एप्लीकेशन क्रैशेस वाला बग था वो बहुत माइनर है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर लें इसको सब्सक्राइब।